क्योंकि लोकसभा में जब वो भैंस छीनने की बात कर रहे थे, मंगलसूत्र, मटन, मछली है, इस तरीके की बातें, मुजरा का शब्द का जिक्र है। अब जो है बेटी की जिक्र चल रहा है, रोटी का जिक्र चल रहा है, जमीन की जिक्र चल रहा है। क्या आपने बयान सुना? वो बिल्कुल सुना है। क्या लगा मन में? मुझे मन में उनका बयान सुन के मुझे सबसे पहले मणिशंकर अय्यर जी की याद आई। कितना सही बोला था उन्होंने इनके बारे में। याद कर लेंगे लोग अपने आप जिन्होंने मणिशंकर अय्यर जी का बयान सुना हुआ है। मैं अपने मुंह से शब्द को दोहरा नहीं सकता। प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो गरिमा है उनकी, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो सामने है सबके। मतलब किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि तुम्हारी रोटी छीन लेंगे, तुम्हारी बेटी छीन लेंगे। अरे भैया, कौन छीन लेगा रोटी बेटी? किसमें इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी बेटी छीन के ले जाएगा? और अगर उसमें हिम्मत है तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है? शासन प्रशासन में क्या इतनी ताकत नहीं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगा सके, ऐसे असामाजिक तत्वों को जेल में डाल सके? नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पास शासन प्रशासन फेल है। अगर ऐसे गुंडागर्दी चल रही है यार, पूरे राज्य में गुंडागर्दी चलेगी कि रोटी बेटी लोग छीन के ले जाने लग जाएंगे और शासन प्रशासन मूक के दर्शक बना बैठा रहेगा, मूक दर्शक बना बैठा रहेगा, तो फिर तो आपका शासन लग रहा है कि मोदी जी बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह साफ है। जब वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके मुंह से असल में क्या निकलता है? बेटी। और उसके बाद आप देखिए, लगातार भाजपा के जो है लोग हैं बलात्कारों में लिप्त पाए जाते हैं, बहन बेटियों की अस्मिता हनन करने में लिप्त पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि अब वक्त आ गया है कि बहन बेटियां उठा लो लोगों की, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो हर एक बलात्कारी को संरक्षण देते हैं। चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर को उठा लीजिए, चाहे आप चिन्मयानंद को उठा लीजिए, चाहे आसाराम को उठा लीजिए, चाहे राम रहीम को उठा लीजिए, चाहे रामदुलार गोंड को उठा लीजिए, चाहे BHU IT सेल के 3 तो पदाधिकारी थे जिन्होंने गैंग रेप करा था, उनको उठा लीजिए, चाहे वो बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे और बलात्कारी, उनको उठा लीजिए। हर जगह मोदी जी मौन है। मणिपुर की बहन बेटियों को लगातार नग्न परेड कराई गई, मोदी जी मौन रहे। इसका साफ साफ समर्थन है कि अब ठीक है, अब तुम्हारा वक्त आ गया, इस तरह से मौज लो। प्रज्वल रेवन्ना 2800 महिलाओं के ऊपर यौन शोषण का आरोप, उसके ऊपर उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे हैं। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है। पता चल जाता है इसी से उनकी मानसिकता कैसी है। एक तरफ देखिए, योगी जी का भी बयान जो है काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में चर्चा में है, क्योंकि जो कटेंगे बटेंगे वाला जो नारा था, वो देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया इस भाषण का। लेकिन जब वो हरियाणा में जाते, हरियाणा पे बयान देते हैं, तो मीडिया के अंदर चर्चा चल रही है कि इसका बेनिफिट मिला, और इस नारे से इतना बेनिफिट मिला कि देखिए सत्ता जाते जाते भी आ गई। और अब देखिए झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और ये नारा आज भी ट्रेंड है। कुछ लोग पोस्टर भी लगा रहे हैं। क्या लग रहा है इसका? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नारा ट्रेंड में है, और नारे का जो बार बार दिया जा रहा है कि नारे की वजह से हमें वोट मिले। आप हिसाब लगाइए, अगर वोट के हरियाणा की परसेंटेज की बात करिए, अगर इनका बटेंगे कटेंगे नारा सफल होता तो सारी की सारी सीट बीजेपी को जाती, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ता। वोट परसेंटेज पिछली बार से बीजेपी का कम हुआ। इस बार बीजेपी को वोट मिला 39.89%, कांग्रेस को वोट मिला 39.9%। 0.80 वोट का परसेंटेज का मामूली फ़र्क आया, जिसकी वजह से सत्ता पे काबिज हुए। और वो भी मुझे वोट परसेंटेज का फ़र्क नहीं लगता। नायब सिंह सैनी जी का बयान मैं बार बार सुनता हूँ, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो ये मुझे तो कहीं ना कहीं से लोग की तो हार लगती है और तंत्र की जीत लगती है। इसमें नारे का तो कोई रोल ही नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इन दोनों बड़ा चर्चा चल रहा है, क्योंकि यूपी में भी उपचुनाव है, और मोदी जी और योगी जी की सिर्फ जो है इन दिनों काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। एक पोस्टर वायरल हुआ है, राहुल गांधी जी को जो है अर्जुन का रूप जो है बताया गया, और रथ देखा है आपने जो यूपी में वायरल किया जा रहा है, और जो है अखिलेश यादव जो है वो सारथी बने हुए हैं। उस तस्वीर को देख के क्या? ठीक है जी, न्याय यात्रा है, न्याय के लिए अगर किसी को भी रथ में बैठना पड़े और कोई अगर उनका रथ हाँकता है तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने भी नारा दिया है, बटेंगे कटेंगे का, उन्होंने भी एक अलग तरीके का नारा दिया है, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, तो यही होना चाहिए, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, यही नारा दिया है ना। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यही नारा है कि जो है वो जुड़ेंगे। और साफ तौर पर उनका कहना भी है कि अगर आप जो है बटेंगे तो कटेंगे तो सिलेंडर 400 के पार, जुड़ेंगे जीतेंगे तो सिलेंडर जो है 200 के करीब, ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नारा है वो, उसमें सच्चाई है। हकीकत यही है कि हम बटे हैं तो आज हमारा कट रहा है। हम कटेंगे नहीं, इस नारे को कट नहीं रहे, कट रहा है। हम बटेंगे तो हमारा कट रहा है। हम बटे में हैं। सिलेंडर 450 हुआ करता था, 1200 पहुंचा दिया। हम बटे रहे, हमने एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाया कि सिलेंडर महंगा क्यों कर दिया गया, हमारा कट गया। लोग समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, हमारा कटने का इशारा, कि हमारा क्या कट रहा है, आम जनता का क्या कट रहा है। हमने आवाज़ नहीं उठाई कि उन्होंने आवाज़ हमारे को दिया आश्वासन कि हमारा 35 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे, डीजल कर देंगे। वो 35 रुपये ऐड ऑन करके 100 रुपये कर दिया। हम बटे रहे, हमने आवाज़ नहीं उठाई, आज हमारा कट रहा है। हमने शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने शिक्षा पे 5% GST लागू कर दी, क्योंकि हम बटे रहे तो हमारा कट गया। मैं उसे कटेंगे नहीं देखता, मैं उसे देखता हूँ कि बटेंगे तो हमारा कट रहा है लगातार। शर्मा जी देखिए, आप चुनावी प्रक्रिया या फिर जो है राजनीतिक पहलुओं को बड़े करीबी समझते भी हैं, और जनता आपको बहुत मानती भी है, क्योंकि आप बड़े तथ्य के साथ बोलते हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि
चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी जी तो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं कि आज भी जो है बेटी छीन ले जाएंगे, कटेंगे बटेंगे, या फिर जो है तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं? जो जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं शायद वो उनसे नहीं दूर आ पा रहा है। क्यों? जमीनी कारण हकीकत- क्या? कारण ये है कि जमीनी हकीकत पे उन्होंने कोई काम करा ही नहीं है। अब उससे बचने के लिए उनके पास नारा क्या बचता है? धर्म की अफीम। धर्म की अफीम चटा दो, ये अफीम के नशे में टुल्ल हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे। इसका बाकायदा, ये तो धर्म की अफीम है, बाकायदा एक अफीम युद्ध हुआ था चीन और जापान के बीच में। उन्होंने चीनियों ने जापानियों को अफीम की लत लगा दी थी और चीनी वो युद्ध जीत गए थे, क्योंकि सारे के सारे जापानी अफीम चाट चाट के टुल्ल हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ जेन्युइन अफीम ना चटा के धर्म की अफीम चटा दी है। बस रोटी पे बात मत करो, रोजगार पे बात मत करो, शिक्षा पे बात मत करो, स्वास्थ्य पे बात मत करो, लेकिन बटेंगे तो कटोगे, इस पे बात जरूर करो। मूल्य टाइट कर रहा हूँ ना मैं, चिंता ना करो। अब सिलेंडर चाहे 500 का हो जाए, 500 का 1000 का हो जाए, इस पे बात मत करना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने इनसे धर्म की अफीम वापस ले ली तो ये मेरे से मुद्दों पे बात करनी शुरू कर देंगे। और लोगों से मैं अपील करता हूँ, भाई धर्म के चक्कर में मत आओ। धर्म तुम्हारा वैसे भी सेफ है। घर में जब तुम सुबह पूजा कर लेते हो, किसी भूखे को रोटी खिला देते हो, किसी बहन बेटी की आबरू बचा लेते हो, उसके लिए आवाज़ उठा देते हो, तो तुम्हारा धर्म तो वहीं पर सार्थक हो गया। धर्म ये नहीं कहता कि किसी दूसरे के घर के आगे जाके मुजरा करो, ड्रामे करो, नारे लगाओ, गंदे गंदे नारे लगाओ, ये धर्म नहीं कहता। लेकिन मोदी जी ने इस चीज़ को पकड़ लिया है। मोदी जी लगातार इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि इन्हें धर्म के आधार पे बांटे चले जाओ और ये मेरे पीछे चलते चले जाएंगे, तो मेन जो मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। 67 सालों में 55 लाख करोड़ का मात्र विदेशी कर्ज, और 10 सालों में बढ़ा के मोदी जी ने उसे 220 लाख करोड़ पहुंचा दिया। हर आम आदमी के ऊपर आज 1.5 लाख से ऊपर का कर्ज हुआ पड़ा है। और आम आदमी की आय कितनी? आज 2,16,000। गैप कितना आया? मात्र 66,000 का। अगर हम उस 66,000 में भी दुनिया भर के हमें टैक्स देने हैं, हकीकत में देखे जाए तो हमारे पास है क्या? झुंझुना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें बांट दिया, उन्होंने हमारा काट दिया, सीधी सी बात है। वो हमें बांट रहे हैं और हमें काट रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ दिखा के देखो, हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे यहाँ। अच्छा चलिए, अतिक्रमण कर लेंगे। एक सवाल है कि आप लोग ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो रेशियो कितना रहा होगा जब राहुल गांधी जी खुद निकल पड़े न्याय दिलाने के लिए? वो कितना सक्सेस रेशियो मानते हैं? क्योंकि हाल ही में चुनाव है, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया कुछ भी। कोई बात नहीं, चुनावों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई या नहीं आई उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन सीधी सी बात ये है कि कम से कम जनमानस में जो है बहुत वो तो आंदोलन हुआ, दलित हुआ, जनमानस ने वोट जो दिया हमारे को, भर भर के वोट दिया है। अब वो तंत्र की कमी से, आंतरिक कारणों की वजह से, जिस भी वजह से मैं बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कमी आई है। उल्टा पहले मुकाबले में ग्राफ बहुत बड़ा है। पिछली बार के हरियाणा के चुनाव देखें तो 27% वोट मिला था, इस बार हमें 39% वोट मिला। तो वोट तो मिला ही है ना सर, वोट तो बढ़ा ही है, हर राज्य में बढ़ा है। इससे पिछले बार अब 2023 में जो 22 में चुनाव हुए थे, 22 में 4 राज्यों के चुनाव में 4 करोड़ 80 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिले थे, और 4 करोड़ 71 लाख वोट जो है बीजेपी को मिले थे, चारों राज्यों में मिला के। लेकिन जीत और हार का आंकड़ा जो था वो हमारे को सिर्फ एक में नसीब हुआ, तेलंगाना में हमें जीत मिली, बाकी 3 राज्यों में हार मिल गई। लेकिन वोट परसेंटेज तो हमारा बढ़ा ना ओवरऑल। जनता में तो जागरूकता हो रही है, बस अब वो थोड़ा सा वोट को डाइवर्ट करने की और बात है। बाकी वो वोट में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो इनका सुपड़ा साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने भी कीमती समय दिया।